नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है फ्रेंड्स, आपका जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग यानी मेरे द्वारा यानी वामिका अकेडमी यूट्यूब चैनल द्वारा आपका जो कोर्स लॉन्च किया गया है पार्ट ए का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है। यानी आपसे किसी प्रकार का कोई पैसा और चार्जेज नहीं किया जा रहा है। तो इससे फ्री कोर्स का लाभ उठाने हेतु आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ कि जो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी में डालता हूँ, तो इसमें भी डाल रखा है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वो ज्वाइन करना है। और साथ में जो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है वहाँ पे पूरी वीडियो एक जगह है, आपको यूट्यूब के होम पेज पर मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ जाकर आपको जो जो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है वो आपको उनको देखना, ठीक है। यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरा टारगेट है कि लास्ट में 20-25 दिन का टारगेट कर रहा हूँ, आपको कोर्स कंप्लीट करवा दूँ। फिर उसके बाद में टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज का चैप्टर है फ्रेंड्स आपका यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें इनकम टैक्स आपका 1961 और 2025 चल रहा है, जिसमें से आज इस वीडियो के माध्यम से 16 नंबर या 16 नंबर की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले आपके 15 क्लासेस कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं 2025 में वो आपका डिटेल्स से कंप्लीट हो चुका है। और मैं जो पीडीएफ की नोट्स है, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने भेज दिया है। अरे 250 प्लस पेजेज का नोट्स है, जिसमें पूरा कवर हो रहा है। अगर आप लोग उन नोट्स को अच्छी तरह से देखेंगे तो मैं दावा करता हूं कि आप इस भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। यानी सब कुछ उसमें कवर कर दिया गया है, आपको अलग से कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आज से। यानी 16 नंबर की क्लासेज आपकी व्यापार एम पैसे से आए, इसके बारे में बात करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 या 2025 के अंतर्गत जो टैक्स लगाया जाता है वो कर निवास स्थान के आधार पर लगाया जाता है। और उसमें जो जो 5 तरीके से आपकी रेवेन्यू होनी चाहिए, एक तो आपका सैलरी, मकान से और व्यापार एवं पैसे से और अदर्स से जो रेवेन्यू प्राप्त होती है या आय प्राप्त होती है करदाताओं को, उस पर टैक्स से लगाया जाता है। तो दो तो कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट 15 वीडियो में, यानी सैलरी एंड हाउस के रिगार्डिंग जो भी पैसा प्राप्त होता है वो आय होती है, वो क्या होती है, किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, कौन कौन सी प्रोविजन है, उसके बारे में लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे फ्रेंड्स अपन, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो आय होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो यह आय का एक महत्वपूर्ण शीर्षक होता है। क्या होता है? क्योंकि जो मोस्टली आय होती है बिजनेस एंड प्रोफेशन से प्राप्त होती है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी लार्ज स्केल की कंपनीज है जो भी इनका टैक्स पे करती है, तो व्यापार में पैसे से आय के अंतर्गत माना जाता है। आय, यह आय का एक महत्वपूर्ण शीर्षक है, क्योंकि आयकर अधिनियम में वर्णित विभिन्न शीर्षकों में इसी शीर्षक की आय से सरकार को सर्वाधिक कर की प्राप्ति होती है। किस, अब प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि सरकार को सबसे ज्यादा किस शीर्षक के अंतर्गत आय की प्राप्ति होती है, तो सबसे ज्यादा सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होता है इनकम टैक्स से व्यापार एवं पैसे से, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो आय होती है वो सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। दिस इज ए सिग्निफिकेंट हेड ऑफ इनकम बिकॉज अमोंग द वेरियस हेड्स स्पेसिफाइड इन द इनकम टैक्स एक्ट द गवर्नमेंट derives the highest tax revenue from income under this specified head। ठीक है, अब देखते हैं व्यवसाय में पैसे की कर योग्य आय कौन कौन सी होती है। अब इसमें किन कौन कौन सी आय को कर योग्य माना जाता है, शामिल किया जाता है। तो फसली देखते हैं, माल की बिक्री से आय, यानी जो माल बेचा जाता है व्यापारी द्वारा, तो बिक्री से जो भी आय होगी वो एक तरीके से उस पर टैक्स लगेगा। कमीशन, बट्टा, आड़त आदि की आय। इसके अलावा सेवा देने वाली संस्थाओं, सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइडर करवाती है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्थाएं हैं, जो कंपनीज है जो सर्विसेज देती है, तो उनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है सर्विसेज के रिगार्डिंग, वो आय इसमें शामिल की जाती है। पेशागत आय है, अगर प्रोफेशन को डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, अगर वो आर्किटेक्चर है, प्रोफेशनल व्यक्ति है जो फीस लेते हैं, फीस के बदले में वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं क्लाइंट को, तो उसके बदले में जो पैसा प्राप्त होता है वो एक तरह से टैक्सेबल होता है। विशेष स्थिति में प्राप्त क्षतिपूर्ति है, आयात लाइसेंस के विक्रय से लाभ है, साझेदारों को फर्म से प्राप्त वेतन है, बोनस है, ब्याज से आय है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा न करने के बदले प्राप्त राशि, अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं करने की शर्त पर अगर कोई राशि प्राप्त होती है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। महत्वपूर्ण बीमा योजना से प्राप्त राशि है। सट्टे में अवैध व्यवसाय की आय है, अगर आप सट्टा खेलते हैं और अवैध व्यवसाय करते हैं उससे जो आय होती है वो एक तरह से टैक्सेबल हो जाएगी आपकी। और इसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति के विक्रय से प्राप्त है, वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रयुक्त संपत्ति के विक्रय से प्राप्त अगर कोई आय होती है तो एक तरह से वो आय मानी जाती है। इसके अलावा करदाता द्वारा आगे लाया गया लाभ एवं प्राप्तियां हैं, तो इस प्रकार से इनको शामिल किया जाता है। अब इनमें कई में छूटे होती है, इंग्लिश वर्जन देगा इसका। तो इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स है, इनकम फ्रॉम कमीशन, डिस्काउंट, ब्रोकरेज एक्सेट्रा।
इनकम फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडिंग एंटिटीज, प्रोफेशनल इनकम, कंपनसेशन रिसीव्ड अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसेज, इनकम ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम इन द फ्रॉम सैलरी बोनस एंड इंटरेस्टेड अमाउंट रिसीव्ड इन कंसिडरेशन फॉर ए नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट। इसके अलावा रिसिप्ट फ्रॉम की मेन इंश्योरेंस पॉलिसीज है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज एंड इलीगल बिजनेस है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च है, प्रॉफिट एंड रिसिप्ट ब्रॉड फॉरवर्ड बाय द टैक्स पेयर। अब व्यवसाय की कर योग्य आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, इस प्रकार से आपको टेबल बनानी होती है। तो इसमें देखते हैं किस प्रकार से आय की गणना की जाएगी। इधर आपका पर्टिकुलर आ गया, इधर अमाउंट आ गया और इधर अमाउंट आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो व्यवसाय से कर योग्य आय की गणना कैसे निकाली जाएगी। तो प्रॉफिट एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी मान के चलो प्रॉफिट आपका पेंडल अकाउंट का सीआर बैलेंस के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट मान के चलो 1 लाख रुपया, उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं यहाँ पे, अगर 1 लाख रुपया आपका प्रॉफिट पेंडल का सीआर बैलेंस सेस करता है। इसमें ऐड क्या क्या हो जाएंगे, एक्सपेंसेज और लॉसेज डिसअलाउड बट चेंज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी एक्सपेंसेज और लॉसेज उनको अनुमति नहीं दी गई है लेकिन इनको डेबिट कर दिया गया है, तो एक तरह से इनको शेयर करके इनको प्लस कर देंगे, जैसे मान के चलो 15,000 प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी इनकम टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट नहीं किया गया है, तो एक तरीके से इसको यहाँ पे एड 10,000 रुपये राशि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ द अलाउड अमाउंट चार्ज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यानी एक्सेस अमाउंट पीएनएल से चार्ज कर ली गई है, जैसे मान के चलो 5,000 मानते हैं, ठीक है। तो ये प्लस कर रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं। और नेक्स्ट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यानी अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का कम वैल्यूएशन किया गया है या ओपनिंग स्टॉक का ज़्यादा कर दिया गया है, तो इससे एक तरह से प्रॉफिट में कमी आती है। तो जैसे ये एंट्री कर लेते हैं तो 5,000 रुपया होगा, तो इनका टोटल करते हैं तो 1 लाख, 1 15, 1 25, 1 30, 1 35, 1,35,000 रुपया आपकी ये क्या क्या आ चुकी है, एक तरीके से आपका ग्रॉस बिजनेस का इनकम आ चुका है। अब इसमें से लेस कर देंगे, अब लेस क्या क्या होंगे, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं अपने जो राशि लिखी है 1,35, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं ये चीज़ें, 1,35 आ गया। एक्सपेंसेज और लॉसेज अलाउड बट नॉट डेबिटेड और प्रॉफिट, यानी एक्सपेंसेज लॉसेज अलाउड है लेकिन उनको पेंडल में डेबिट नहीं किया गया, डेबिट करना है, जैसे 20,000 रुपये डेबिट करना है उदाहरण के तौर पे, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा। इसके अलावा फिर है इनकम नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट क्रेडिटेड टू द पेंडल अकाउंट, यानी इनकम नॉट टैक्सेबल है बट पेंडल अकाउंट में उसको शेयर कर दिया गया है, इसको डेबिट करना है तो इसका विपरीत कर देंगे, तो इसको माइनस कर देंगे, 10,000 रुपये को माइनस कर दे, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट माइनस करेंगे इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है इनकम एग्जाम्प्ट है बट इसको टैक्स से पेंडल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है, इस 5,000 रुपया है तो इसको माइनस कर देंगे। इसके अलावा लास्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, है एक तरह से हमें हानि बढ़ जाएगी। तो जस्ट इसका जो लास्ट वाला आया था उसके विपरीत है, तो इसको जैसे मार के 10,000 रुपया है और वैल्यूएशन हो गया क्लोजिंग स्टॉक का, तो इसको विपरीत कर देंगे। अब यहाँ पे जो टोटल आ जाएगा आपका, ये टोटल कितना हो गया आपका 20, 30, 35, 35, 10, 45,000, ठीक है। अब एक 35 में से 45,000 को माइनस कर देंगे तो आपकी जो राशि आ जाएगी कितनी आ जाएगी 95, कितनी आ जाएगी फ्रेंड 95। तो इस प्रकार से टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगा, क्या क्या आ जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेसेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, सॉरी 1,35 में 45 करेंगे 35,000 बच गया 85,000 आएगा, ठीक है। तो 85,000 आपका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस है, तो 85,000 रुपये पर आपका टैक्स लगेगा, क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और इस पर जो भी टैक्स बनेगा वो इस राशि पर टैक्स बन जाएगा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब व्यय के संबंध में कोई क्या क्या छूट्स है, एक्सपेंसेस के संबंध में कौन कौन सी छूट्स है वो देखते हैं। तो व्यवसाय में पैसे की आय प्राप्त करनी है तो अनेक व्यवसायिक सॉरी वहाँ पे 90,000 आएगा। तो व्यवसाय में पैसे की आय प्राप्त करने हेतु अनेक व्यवसायिक व्यय किए जाते हैं, इनमें से कुछ व्यय की कटौती प्राप्त होती है, कुछ की नहीं, ये व्यय निम्न प्रकार का। अब यानी व्यवसायिक व्यय, व्यवसाय में पैसे की आय प्राप्त करने हेतु अनेक प्रकार के व्यवसायिक एक्सपेंसेस किए जाते हैं, इनमें से कुछ व्यय को सरकार द्वारा डिडक्शन प्राप्त होता है, कुछ की नहीं होती है। अब इनमें देखते हैं ये कौन कौन से व्यय हैं, निम्न प्रकार है। एक तो आयकर अधिनियम 61 में स्पष्ट स्वीकृत व्यय है, यानी 2025 में भी आपका ये स्पष्ट स्वीकृत व्यय है, यानी जो भी मेजर चेंजिंग किए गए हैं मैं लास्ट क्लास में उनको पढ़ा चुका हूँ और आपको पीडीएफ मिल चुकी है, पीडीएफ में आप उनको देखना।
तो आयकर अधिनियम 61 में स्पष्ट स्वीकृत व्यय कौन कौन से हैं? एक तो भवन का किराया है, दर है, कर है, बीमा, मरम्मत व्यय है, वो स्वीकृत व्यय है, एक तरीके से इनको डिडक्शन छूट मिलती है। प्लांट, मशीन या फर्नीचर की मरम्मत पर बीमा पर व्यय, मशीन, भवन, फर्नीचर, अमूर्त संपत्तियों पर हाश है, सामग्री, माल का बीमा प्रीमियम है, सहकारी समिति द्वारा पशुओं का बीमा है, कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम है, मृत या अयोग्य पशु से हानि है, अशुद्ध ऋण या डूबत ऋण से हानि है, बैंक नगद लेन देन कर है, इसके अलावा प्रतिभूति सिक्योरिटीज लेन ट्रांजेक्शन टैक्स है, इसके अलावा वस्तु लेन देन कर है, आयकर के संबंध में कानूनी कार्रवाई के व्यय आदि है, कर्मचारी द्वारा किया गया गबन है, नए टेलीफोन को इंस्टॉल करने के व्यय, व्यावसायिक भवन की सुरक्षा हेतु किया गया कानूनी व्यय है। तो इस प्रकार से जो भी ये व्यय दे रखे वो आपका एक तरह से इनमें छूट मिल जाएगी। तो आयकर अधिनियम 1920 में स्पष्ट है स्वीकृत, ऊपर तो बात कर चुके हैं, स्पष्ट है स्वीकृत, और इसमें करेंगे स्पष्ट है अस्वीकृत, यानी इनमें किसी प्रकार से कोई छूट नहीं दी जाती है, यानी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा ये। तो कुल कर योग्य आय में सम्मिलित न होने वाली आय के संबंध में किए गए वे, यदि कोई वे किसी ऐसी आय के संबंध में किया गया है जो कुल कर योग्य आय में सम्मिलित नहीं है, तो ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती यहाँ पे स्वीकृत नहीं होगी। धारा 14 के अंतर्गत बता रखा है। एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड in relation to income not included in total taxable income, if any expenses is incurred in relation to income that is not included in the total taxable income, no deduction shall be allowed for such expenses, section 14A। अब इसमें देखते हैं, दान व्यक्तिगत आधार पर दिए गए दान के संबंध में कोई कटौती नहीं होगी। अगर व्यक्तिगत आधार पर आप दान देते हैं किसी व्यक्ति को तो कोई कटौती नहीं होगी। इसके अलावा परंतु अगर आप वैज्ञानिक अनुसंधान यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर कोई डोनेशन देते हैं तो विशेष दान के लिए कटौती मिलती है, धारा 35 ईस्वी के अंतर्गत। और इसके अलावा राजनीतिक पार्टी की पत्रिका अथवा सेविनियर में विज्ञापन आदि, राजनीतिक पार्टी की पत्रिका सेविनियर में विज्ञापन दिया है तो ऐसे विज्ञापन वे की कोई भी कटौती यहाँ पे नहीं मिलती है, धारा 375 इस प्रकार से बता रखा है। इसके अलावा निजी व्यय करदाता के सभी प्रकार के निजी व्यय तथा आहरण अस्वीकृत होते हैं, चाहे इन व्यय के रूप में लाभान्वित खाते में लिखा गया हो, धारा 38 में है। इसके अलावा उद्गम स्थान पर कर की कटौती न करने पर अस्वीकृत व्यय, कुछ विशेष प्रकार के व्ययों के संबंध में उद्गम स्थान पर कर की कटौती न करने पर व्यय के अस्वीकृत होंगे। इसमें निम्न व्यय को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से व्यय है उद्गम स्थान पर? एक तो अनिवासी के वेतन को छोड़कर अन्य व्यय का भुगतान, धारा 40A फर्स्ट है। इसके अलावा भारत के बाहर अथवा अनिवासी को चुकाया गया वेतन, धारा 40A थर्ड है। और कर्मचारी को भविष्य निधि खाते से भुगतान, धारा 40A 4 में जो पेमेंट किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें प्रत्यक्ष कर, आयकर एवं धनकर व्यवसायिक व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होते हैं, ध्यान रखना है इसको। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं, तो इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, तो प्रत्यक्ष कर, आयकर एवं धनकर क्या है, एंड वेल्थ टैक्स एंड इनकम टैक्स व्यवसायिक व्यय के रूप में स्वीकृत नहीं होते हैं। साझेदारी संस्था के लिए अस्वीकृत व्यय, धारा 40 में बड़े सीमा से अधिक साझेदारों का पारिश्रमिक है, पूंजी है एवं ऋण पर यानी 12% की दर से अधिक ब्याज साझेदारी से लेके वे अस्वीकृत यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अगर इनसे ज्यादा ब्याज दिया जाता है, जो भी साझेदारी से लेके में जो पारिश्रमिक पूंजी होती है और ऋण पर 12% की दर से अधिक ब्याज दिया जाता है, तो वो एक तरह से इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अस्वीकृत होते हैं। रिश्तेदारों को सामान्य से अधिक भुगतान, यदि रिश्तेदार को सामान्य से अधिक भुगतान किया तो अधिक अस्वीकृत होगा, धारा 40A है। और इसके अलावा व्यक्तियों के समुदाय के लिए अस्वीकृत व्यय, व्यक्तियों के समुदाय द्वारा सदस्यों को दिए गए ब्याज एवं वेतन के व्यय अस्वीकृत होते हैं, 40B में है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि 10,000 से अधिक क्या है, यानी आप लोग अगर 10,000 से अधिक का भुगतान, यदि 10,000 से अधिक का भुगतान खाते में जमा होने वाले ड्रॉप है, चेक है अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न हो तो भुगतान की समस्त राशि यहाँ पे अस्वीकृत हो जाएगी, धारा 40A थर्ड के अकॉर्डिंग बता रखा है यहाँ पे। इसके अलावा उदारतावश यानी दयालतावश, उदारतावश दी गई राशि यदि करदाता ने अपने कर्मचारी को अथवा उसकी विधवा को उदारतावश किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या पेंशन दी है तो यह व्यय के रूप में अस्वीकृत होगी। पूंजीगत हानि, किसी भी स्थायी संपत्ति की आग व चोरी से हानि, पूंजीगत हानि के बारे में बात करें तो किसी स्थायी संपत्ति की आग व चोरी से हानि यहाँ पे अस्वीकृत हो जाएगी। पूंजीगत व्यय, जिनका लाभ 1 से अधिक वर्षों तक प्राप्त होता है, ऐसे व्यय अस्वीकृत होते हैं, यानी अस्वीकृत होते हैं, इनकम टैक्स में इनसे कोई छूट नहीं मिलती है। इसके अलावा व्यापार की स्थापना से पूर्व के आयगत व्यय, यदि किसी करदाता ने किसी गत वर्ष में अपने व्यवसाय के संबंध में आयगत व्यय किया हो परंतु व्यवसायिक गतिविधियां प्रारंभ न की हो तो इस प्रकार से आयगत व्यय की कटौती कभी नहीं मिलेगी। अगर व्यवसाय गतिविधियां आरंभ नहीं की है तो उसको कोई कटौती नहीं मिलेगी, यानी व्यापार आरंभ होना चाहिए। और विभिन्न प्रकार के आयोजन यानी विभिन्न प्रकार के जो भी प्रोविजंस होते हैं, रिजर्व होते हैं, व्यापार के सामान्य सिद्धांतों का अकॉर्डिंग डूबत ऋण आयोजन तथा मरम्मत व्यय के लिए आयोजन, संचय आदि बनाए जाते हैं, परंतु इस प्रकार के आयोजन में संचयों के व्यय के रूप में कटौती यहाँ पे नहीं मिलती है। जो भी आपको बैड डेब्ट से यानी के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, ठीक है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पे किसी प्रकार से कोई भी इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती है। अब देखते हैं अर्थदंड में कानूनी व्यय, यदि किसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो इस संबंध में लगाए गए अर्थदंड के व्यय के रूप में कटौती नहीं मिलेगी। अधिनियम के प्रावधानों का अगर आप लोग उल्लंघन करते हैं उस संबंध में जो अर्थदंड लगाया जाता है किसके द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट द्वारा,
तो उस संबंध में अर्थदंड की व्यय के रूप में कोई कटौती यहाँ पे नहीं मिलेगी। इस प्रकार का अर्थदंड लगाने पर बचाव के लिए किए गए कानूनी व्यय भी यहाँ पे अस्वीकृत होंगे, यानी जो भी आप वकील पे खर्चा करते हैं तो वो पैसा आपको अपनी जेब से देना होगा। यानी पेनल्टीज एंड लीगल एक्सपेंसेस इफ द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट आर वायोलेटेड द पेनल्टी imposed in this regard will not be allowed as deductible expenses, legal expenses incurred to defend against the imposition of such a penalty will also be disallowed है। इसके अलावा अवैध वे यदि करदाता द्वारा ऐसे वे किए जाते हैं, कौन से हैं? अवैध वे यानी इलीगल वे, अगर टैक्स पेयर द्वारा ऐसे वे किए जाते हैं जो कानून द्वारा वर्जित है, यानी ऐसे वे करदाता द्वारा किए जाते हैं जो कानून द्वारा स्पष्ट वर्जित है, मना है, ऐसे व्यय की कोई कटौती यहाँ पे नहीं मिलेगी। ऐसे व्यय कर योग्य अवैध आय में से भी नहीं घटाए जाते हैं, यानी ऐसे व्यय को कर योग्य आय में से भी इनको घटाया नहीं जाएगा, यानी इनको इंक्लूड रखा जाएगा और इसमें टैक्स से लगाया जाएगा। उधार राशि कर दायित्वों को चुकाने के लिए उधार राशि पर ब्याज स्वीकृत व्यय होता है, यानी आपने उधार राशि ली है और कर दायित्वों को चुकाने के लिए उधार राशि पर जो ब्याज आप देते हैं तो एक तरह से स्वीकृत व्यय होता है। ठीक है, एक तरह से उसको किसी प्रकार की आपको छूट यहाँ पे नहीं मिलेगी। यानी इलीगल एक्सपेंसेज इफ ये टैक्स पेयर इंक्लूड इनको incurs expenses that are prohibited by law, no deduction is allowed for such expenses. Such expenses are not deductible even from taxable illegal income. Borrowed funds and interest on funds borrowed to discharge tax liabilities is treated as a disallowed expenses. ठीक है, यहाँ तक देख चुके हैं, यानी अस्वीकृत व्यय के बारे में बात हो चुकी है फ्रेंड्स। यहाँ पे उससे पहले स्वीकृत व्यय के बारे में बात होती है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न आ सकता है। आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी व्यय स्वीकृत होते हैं, कौन से व्यय अस्वीकृत होते हैं। इसके रिगार्डिंग आपको पीडीएफ मिल चुकी है, डिटेल इनकम टैक्स की पीडीएफ मिल चुकी है, यानी वीडियो आपको पैरेलल चलते रहेंगे, तो आप उन पीडीएफ को जरूर पढ़ें। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है पीडीएफ को एक बार जरूर रीडिंग बनेंगे आप लोग। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइम हाथ संबंधी प्रावधान, यानी डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जो प्रावधान इनकम टैक्स में, वो बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजन यहाँ पे बना रखा है। पहले इसका प्रावधान देखेंगे, फिर कंडीशन देखेंगे। यानी हाथ से तात्पर्य संपत्ति के मूल्य में होने वाली गिरावट से है, जो संपत्तियों का प्रयोग करने से, समय व्यतीत होने से या दोनों, यानी या दोनों कारणों से उत्पन्न होती है। यानी जो संपत्ति होती है स्थायी संपत्ति, अगर उसका लगातार आप यूज करेंगे और समय व्यतीत होगा या मूल्य में गिरावट आएगी तो स्वाभाविक डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी हाथ होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू द डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन असेट्स व्हिच अराइज फ्रॉम द यूज ऑफ द असेट्स द पैसेज ऑफ टाइम और बोथ। जैसे मान के चलो कोई संपत्ति आपने 50 लाख की खरीदी, कितने खरीदी? 50 लाख की खरीदी। अब 50 लाख पर आपका जो कैपिटल, एक तरह से कैपिटल संपत्ति हो जाएगी, टैक्स लगेगा। इसमें से आप जैसे मान लो 10% प्रतिवर्ष लगता है, तो जैसे 50,000 हो गया तो धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसी जो राइट ऑफ वैल्यू रहेगी शेष करने के बाद में उस पर यहाँ पे टैक्स लगेगा, तो इसी को हास कहा जाता है। और हास किस विधि से लगाया जाता है? तो क्रमागत, विशेष ध्यान रखना है कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्रमागत हास विधि को ही यहाँ पे मान्यता प्रदान की गई, अन्य विधियों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर एक कंडीशन है इसमें, तो करदाता, पहली बात क्या है, जो भी टैक्स पेयर है वो संपत्ति का मालिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी करदाता संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, फर्स्ट बात ये होनी चाहिए, यानी संपत्ति उसके नाम रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इसके बाद संपत्ति गत वर्ष में व्यवसाय पेशे में प्रयुक्त होनी चाहिए, यानी जो असेट्स है, जो भी असेट्स है वो गत वर्ष में, प्रीवियस ईयर में व्यवसाय या पेशे में प्रयुक्त, यानी उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग 180 दिन हो तो संपूर्ण हास, अन्यथा इसकी आधी दर हो जाएगी। अगर संपत्ति, अगर एक वित्तीय वर्ष में 6 माह तक, कितना 6 माह, एक 180 डेज का मतलब 6 माह तक, अगर 6 माह तक उसका यूटिलाइजेशन किया गया है तो संपूर्ण हास की छूट मिल जाएगी, अन्यथा इसकी आधी दर मिलेगी। जैसे 10% से लग रहा है, अगर आपने 180 डेज प्लस इसका यूटिलाइजेशन किया तो 10% से लाभ मिल जाएगा। अगर आपने मान के चलो 170 दिन किया है तो फिर यहाँ पे आधी दर यानी 5% के हिसाब से आपको इनकम टैक्स में यहाँ पे डेप्रिसिएशन में छूट मिलेगी। हास प्रत्येक संपत्ति पर अलग अलग नए लगाकर संपत्तियों के समूह पर लगेगा। जैसे मान के चलो आपके पास में फर्नीचर है, तो आपके पास में फर्नीचर की 50 टेबल्स है। अब प्रत्येक टेबल पर अलग अलग नहीं लगाया जाएगा, के लिए इनका कंबाइंड समूह बनाया जाएगा, तो एक समूह पर ही निश्चित दर से टैक्स लगाया जाएगा। तो हास प्रत्येक संपत्ति पर अलग अलग नए लगकर संपत्तियों के समूह पर लगेगा। इसके अलावा व्यक्तियों के समूह से ऐसे उन सभी संपत्तियों का मूल्य होता है जिन पर मूल्य हास की दर समान होती है, यानी संपत्तियों के समूह से, यानी संपत्तियों के समूह से ऐसे मीनिंग है उन सभी संपत्तियों का मूल्य होता है जिन पर हास की दर यहाँ पे क्या होती है? इक्वल होती है, यानी समान होती है। अब नेक्स्ट देखा इसमें, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान में काम आने वाली संपत्तियों के संबंध में धारा 35 के अकॉर्डिंग, यानी वैज्ञानिक अनुसंधान में जो संपत्तियां काम आती है उसमें जो धारा है एक्ट के अकॉर्डिंग 35 के अनुसार 100% छूट प्राप्त होती है। ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम प्रश्न आ जाए, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में जो भी असेट्स से यूटिलाइज की जाती है
तो उनमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 और 2025 के अकॉर्डिंग जो 61 के अकॉर्डिंग जो धारा 35 है, और 2025 के अकॉर्डिंग मैंने पीडीएफ दे रखी है, उस पीडीएफ में आप देखना, ठीक है। तो धारा 35 के अकॉर्डिंग 100% छूटें प्राप्त होती है, अतः कोई संपत्ति बाद के वर्षों में व्यापार में प्रयोग की जाती है तो इसकी लागत एक तरह से शून्य मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? सॉरी, यहाँ पर शून्य मानी जाएगी। अब आयकर अधिनियम क्या बता रखा है, यानी आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार मूल्यह्रास के लिए क्रमागत ह्रास विधि ही प्रयोग में ली जाती है। हालांकि इसके बारे में पहले बात हो चुकी थी, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया था कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे वो इनकम टैक्स आपका 2025 वाला हो चाहे 61 वाला हो, हालांकि 61 आपको समाप्त हो चुका है, तो उसमें जो विधि अपनाई जाती है आयकर अधिनियम के अनुसार मूल्यह्रास के लिए क्रमागत यानी क्रमागत ह्रास विधि, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने डेप्रिसिएशन चैप्टर में पढ़ा दिया है, उसमें देखना आप जो भी विधि है क्रमागत ह्रास विधि का ही, यानी जैसे मान के क्रमागत मतलब जैसे 1 लाख की संपत्ति है, 10% इस पर लगाएंगे तो 90 हो गया, फिर 90 का 10 लगाएंगे फिर 89 हो गया, 81 हो गया, 81 का फिर 10 लगा 81 से ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। इन क्रमागत ये राशि निश्चित नहीं होती है, हर वर्ष चेंज होती रहती है, तो क्रमागत ह्रास विधि का ही यहाँ पे मान्य होती है। फिर ह्रास के दरों के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, अब ये इंपॉर्टेंट है आपके ह्रास के दरें, इस प्रकार प्रश्न एग्जाम में आपका आ सकता है। आयकर अधिनियम के अकॉर्डिंग स्वीकृत ह्रास के दरें निम्न प्रकार से, अब कौन कौन सी है स्वीकृत आयकर की दरें, कौन कौन सी है? फर्स्टली देखें तो भवन है, जो बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग को 2 टाइप में डिवाइडेड किया गया है, यहाँ पे कौन किस टाइप में डिवाइडेड किया गया है? एक तो आपका रिहायशी है, रिहायशी में आपका 5% यहाँ पे टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? अगर रिहायशी भवन आपका, ठीक है, तो 5% लगेगा, और रिहायशी के अतिरिक्त है तो 10% लगेगा। क्या कह रहा है? यानी रिहायशी के अतिरिक्त है तो यहाँ पे 10% आपको, सॉरी टैक्स की बात नहीं है, डेप्रिसिएशन ह्रास की, यानी ह्रास के आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। जैसे कोई रिहायशी मकान है, उसका 1 करोड़ का वैल्यू है, तो 5% प्रतिवर्ष उसको डेप्रिसिएशन का लाभ मिल जाएगा, और जो रिहायशी के अतिरिक्त अन्य मकान है तो उसको 10% डेप्रिसिएशन वैल्यू का फायदा यहाँ पे मिल जाएगा। मशीनरी के सॉरी फर्नीचर के बारे में बात करें, फर्नीचर में प्रतिवर्ष 10% का डेप्रिसिएशन का लाभ मिलता है। प्लांट एंड मशीनरी पर 15% या 15% का लाभ मिलता है। मोटर कार पर 15% का मिलता है। तो ये दरें आपको विशेष ध्यान रखनी है, इस प्रकार से एग्जाम प्रश्न आ सकता है। मोटर कार भी 15% है। पुस्तकों जो बुक्स होती है तो उसमें 40% सभी प्रकार की पुस्तकों के लिए, जो बुक्स होती है उन पर 40% का डेप्रिसिएशन प्रतिवर्ष यहाँ पे इनकम टैक्स के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्ट के द्वारा मिलता है। और आपके पास वो कंप्यूटर संपत्ति है तो कंप्यूटर पर आपको 40% डेप्रिसिएशन का लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा? एंड 40% आपको डेप्रिसिएशन का लाभ मिलेगा किसमें? कंप्यूटर पर 40% डेप्रिसिएशन का लाभ मिलेगा। इसके बाद जहाज है तो जहाज पर 20% का लाभ मिलेगा। जो इंटेंजिबल असेट्स है, यानी ऐसी संपत्तियां जिनको आंखों से देखा है वो छुआ नहीं जा सकता है, तो अमूर्त संपत्तियों पर यहाँ पर कितना मिलेगा? 25% का लाभ मिला है। कितने मिलेगा फ्रेंड्स? 25% डेप्रिसिएशन का यहाँ पे प्रतिवर्ष लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना। So as per the income tax act, the rates of admissible depreciation are as follows: बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर 5% डेप्रिसिएशन है, अदर देन रेजिडेंशियल 10% है, फर्नीचर पर 10% है, प्लांट एंड मशीनरी पर 15% है, मोटर कार पर 15 है, बुक्स पर 40% है, फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स है, कंप्यूटर पर 40% है, यानी बुक्स पर 40 है, कंप्यूटर पर 40 है, शिप्स पर 20% है। फिर इंटेंजिबल असेट्स पर आपका 25% है। कितना है? इंटेंजिबल असेट्स पर आपका 25% यहाँ पे टैक्स दिया गया है। फिर पूंजी लाभ, कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? कैपिटल गेन्स के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। फिर आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार, यानी आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार कैपिटल गेन्स के बारे में बात करेंगे। तो आयकर अधिनियम की धारा 45(1) के अनुसार पूंजी लाभ, फिर पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले, यानी पूंजी लाभ क्या होते हैं? पूंजी संपत्ति को अगर बेचा जाता है, बेचने से जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो एक तरीके से आपको कैपिटल गेन कहलाता है। तो पूंजी लाभ पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को कहा जाता है। गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होते हैं। यानी गत वर्ष में किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले लाभ इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45(1) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, कैपिटल गेन्स रेफर टू द प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल असेट्स, प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल असेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड। अब पूंजी लाभ के मध्य कौन कौन से देख लेते हैं। तो पूंजी संपत्ति मूर्त तथा अमूर्त, चल तथा अचल, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक सभी प्रकार की संपत्तियां पूंजी संपत्तियां कहलाती है। पूंजी संपत्ति में आपको मूर्ति भी हो सकती है, अमूर्त संपत्ति भी हो सकती है, चल अचल भी हो सकती है, व्यापारिक तथा गैर व्यापारिक सभी प्रकार की संपत्तियां पूंजी संपत्ति कहलाती है। निम्नलिखित संपत्तियां पूंजी संपत्ति नहीं है। अब कौन कौन सी नहीं है? एक तो आपको व्यापार का स्टॉक है, वो पूंजी संपत्ति नहीं होती है। व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएं, कीमती धातुएं, आभूषण एवं कलात्मक वस्तुओं के अतिरिक्त
ये आपकी व्यक्तिगत उपयोग की जो वस्तुएं होती है वो पूंजीगत संपत्तियां नहीं होती है, क्योंकि आयगत संपत्तियां इनको माना जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि है, क्योंकि एक तरीके से ये स्थायी संपत्ति मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि है। इसके अलावा 62% श्रवण बॉन्ड है 1977, 7% श्रवण बॉन्ड 1980, विशेष धारक बॉन्ड है, श्रवण जमा बॉन्ड 1989 है, राष्ट्रीय सुरक्षा श्रवण बॉन्ड है 1980 आदि एक तरीके से पूंजी संपत्ति माने जाते हैं। स्थानांतरण पूंजी संपत्ति का विक्रय, विनिमय, त्याग, अनिवार्य अधिग्रहण, व्यापारिक स्टॉक परिवर्तन आदि व्यवहारों को स्थानांतरण माना जाता है। परंतु भेंट है, जैसे आपने वसीयतनामा किया है, अखंडनीय ट्रस्ट के अंतर्गत हिंदू विभाजित परिवार यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के विभाजन पर होने वाले स्थानांतरण आदि को स्थानांतरण यहाँ पर नहीं माना जाता है। आपको विशेष ध्यान रखना है। ट्रांसफर के बारे में बात करें, इंग्लिश वर्जन देखिए इसका। तो ट्रांजेक्शन सच एज द सेल, एक्सचेंज, relinquishment of compulsory acquisition of capital assets or its conversion into stock in trade are considered transfers. However, transfers by way of gift, will, under an irrevocable trust or upon the partition of a Hindu undivided family, HUF etc. are not regarded as transfer है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे पूंजी संपत्तियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? पूंजी संपत्तियों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति, अल्पकालीन पूंजी संपत्ति जहाँ से उस संपत्ति से है जो करदाता के पास हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व के 36 माह से अधिक नहीं रही। ये ध्यान रखना है, इनकम टैक्स की परिभाषा है। यानी अल्पकालीन पूंजी संपत्ति से आज क्या है कि उस संपत्ति से है जो करदाता के पास है, जो टैक्स पेयर के पास हस्तांतरण की तिथि से ठीक पूर्व 36 माह से अधिक न रही हो, परंतु मूल्यह्रास योग्य संपत्ति सदैव अल्पकालीन पूंजी संपत्ति होती है। सूचित प्रतिभूतियां हैं, अंश आदि के लिए अवधि 36 माह के स्थान पर 12 माह रखी गई है। 1 अप्रैल 16 से कंपनी के सूचित अंश अनलिस्टेड अंश 36 माह के स्थान पर 24 माह यहाँ पे कर दिए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट इसमें, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स रेफर्स टू एन असेट्स हेल्ड बाय द एक्सपेक्ट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 36 मंथ्स immediately preceding the date of transfer. However, depreciable assets are always treated as a short-term capital assets. For listed securities, shares, etc., the holding period as 12 months instead of 36 months. Effective from 1st April 2016, the holding period for unlisted shares of company is 24 months instead of 36 months. नेक्स्ट देखते हैं अल्पकालीन पूंजी लाभ हानि किस प्रकार तैयार किया जाता है। तो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के स्थानांतरण से उत्पन्न पूंजी लाभ को अल्पकालीन पूंजी लाभ कहते हैं। यानी अल्पकालीन लाभ किसे कहते हैं, ध्यान रखना आपको कि अल्पकालीन पूंजी संपत्ति के ट्रांसफर से उत्पन्न जो पूंजी लाभ होता है उसी को अल्पकालीन पूंजी लाभ कहा जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। एंड कैपिटल गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स आर टर्म्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। दे आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। पर्टिकुलर्स देखते हैं और यहाँ पे अमाउंट है। तो इसमें किस प्रकार से आएगी राशि आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। सेल कंसिडरेशन ऑफ एसेट्स है, जैसे मशीन आपने 1 लाख रुपए की बेच दी, कितने की बेच दी? 1 लाख रुपए की मशीन बेच दी। लेस कर देंगे इसमें परचेज प्राइस ऑफ एसेट्स, परचेज का प्राइस कितना है, जैसे मान के चलो 50,000 मानते हैं। फिर इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस ऑफ एसेट्स, इसके सुधार पर जो व्यय किया, जैसे आपने 1000 रुपये कर दिया। ट्रांसफर ऑफ एक्सपेंसेस, व्यय को ट्रांसफर 1000 रुपये किया, इसका ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉसेज आ जाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा हो सकता है इसमें लाभ भी हो सकता है, हो सकता है इसमें आपको लॉसेज भी हो सकता है। ठीक है, 50 से 52 तो आपका कितना बचेगा? 48,000 रुपये एक तरह से यहाँ पे गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन भी हो सकता है और आपको लॉसेज भी हो सकता है। आपको ध्यान रखना, यानी 48,000 का आपको गेन हो गया। अब इसमें लेस कर देंगे। रिडक्शन अंडर सेक्शन जो भी आपका चोन बी है, चोन डी, चोन जी, चोन जी एंड चोन बी टैक्सेबल। ठीक है, तो इसमें से जैसे मान के चलो आपको 20,000 की छूट मिल गई। कितनी मिल गई? एग्जाम्पल तौर पर देख रहे हैं, 20,000 की छूट मिल गई। अब ये धारा आएगी, उस धारा में बात करेंगे इनकी। तो फिर कितनी राशि कितनी रहेगी आपकी? 48 में 20 के तो आपका कितना बच गया? 28, यानी 28,000 रुपया है, जो एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। 28,000 रुपये पर ही आपका जो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म गेन है उस पर आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, अब नोट दे रखा इसमें, अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति पूंजी लाभ अल्पकालीन दीर्घकालीन से की जा सकती है। यह ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना आपको? यानी अल्पकालीन पूंजी हानि की पूर्ति, जो शॉर्ट टर्म पूंजी हानि होती है, जैसे अभी तो गेन हुआ था, अगर वहाँ पे हानि होती तो हानि की पूर्ति पूंजी लाभ अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन इन दोनों से, शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म दोनों से इसकी पूर्ति की जा सकती है, यानी इनको एडजस्टमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति ऐसी संपत्तियां हैं जो अल्पकालीन पूंजी संपत्ति नहीं है, यानी जस्टिस के विपरीत है, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति कहलाती है। नोट देगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉसेज कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म से। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स दैट डू नॉट क्वालिफाई एज शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स आर टर्म्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा,
थ्योरेटिकल है। अब इसको अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, दीर्घकालीन पूंजी लाभ से देखेंगे, दीर्घ सारणी देखेंगे, और फिर प्राप्त करने के सूत्र और लागत देखेंगे, इसका सूत्र देखेंगे, और इसके अलावा विभिन्न वर्षों का अधिसूचित लागत मुद्रा सूचकांक क्या है, कर से मुक्त पूंजी लाभ क्या है, और इसके अलावा फ्रेंड्स फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे अन्य साधनों से, यानी आपका सैलरी हम हाउस का 15 वीडियो में कर चुके हैं, और बिजनेस एंड प्रोफेशन के इस वीडियो में बात हो चुकी है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके अदर इनकम का सोर्सेज होता है, क्या क्या होता है उसके बारे में बात करें, कौन कौन सी मध्य सम्मिलित होती है, ठीक है, स्वीकृत कटौतियाँ कौन कौन सी इसके अंतर्गत, हानियों को आगे ले कैरी फॉरवर्ड, उनकी पूर्ति किस प्रकार से की जाती है, हानि पूर्ति का जो अधिकतम ऑपरेशन स्रोत क्या क्या होते हैं, डिविडेंड इनकम क्या होती है, संपत्ति का हस्तांतरण किए बिना आय का हस्तांतरण किस प्रकार से होता है, संपत्ति का खंडनीय हस्तांतरण क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा फिर फ्रेंड्स बात करेंगे जो भी देर का इसमें स्पष्ट नगर साख क्या होता है, स्पष्ट विनियोग क्या होता है, एक्सेट्रा, जो भी चीजें देर की वो नेक्स्ट वीडियो में यानी 17 नंबर के वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको किसी प्रकार से क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।